नमस्कार साथियों, मैं यूपीएससी टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आधुनिक काल के इतिहास में आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आइए पहले हम प्रथम विश्व युद्ध को थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी भूमिका को समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य में। अब सवाल ये उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ ही क्यों, तो हल्का सा रेफरेंस बता दूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में, 18वीं शताब्दी के मध्य यानी कि लगभग 1750 के आसपास में, लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन और फ्रांस में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में और फ्रांस में। फ्रांस में अब ये क्या करते हैं, औद्योगिकरण मतलब यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगने लगते हैं, इंडस्ट्रियाँ लगने लगती हैं। अब इन इंडस्ट्रियों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी। अब इस इंडस्ट्री में क्या होगी? कच्चे माल की आवश्यकता होगी। अब ये कच्चे माल के लिए कॉलोनियाँ बनाएंगे, अपनी अपनी क्या करेंगे, ये अपने अपने उपनिवेश बनाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन देखोगे अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाएगा, भारत को उपनिवेश बनाएगा और जगहों को भी उपनिवेश बनाएगा। फ्रांस भी क्या करते हैं, फ्रांस भी अमेरिका को बनाता है उपनिवेश, भारत को भी उपनिवेश बनाने का प्रयास करता है। और उपनिवेश बनाने को लेकर ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध भी होते हैं, जैसे भारत में ही हुआ है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए हैं ना। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भारत में युद्ध होते हैं कॉलोनी को लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉलोनी बनाना ही क्यों चाह रहे हैं? कॉलोनी इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इंडस्ट्री के लिए आवश्यकता होती है कच्चे माल की। और कच्चा माल भारत से इनको प्राप्त होता था या फिर अमेरिका से प्राप्त होता था या अन्य कॉलोनियों से प्राप्त होता था, अन्य उपनिवेशों से प्राप्त होता था। अब ये भारत से कच्चा रेशम सोरा वगैरह या कपास वगैरह लेके जा रहे हैं। इसी कपास से अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे क्या? इसी कपास से अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे कपड़ा। अब ये कपड़ा बन चुका है, अब ये कपड़ा बन करके तैयार है। अब इस कपड़े को बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता होती है। तो ये बाजार का काम भी करती थी कौन? कॉलोनी। तो एक तो कॉलोनी के दो फायदे थे, उपनिवेशों के दो फायदे थे। एक तो उपनिवेशों से इनको कच्चा माल मिल जाता था और दूसरा अपनी फैक्ट्री में बने हुए माल के लिए इन्हें एक बाजार मिल जाता था। भारत और अमेरिका के रूप में क्या मिल जाता था? बाजार मिल जाता था। फ्रांस भी क्या करता था? उपनिवेशों से कच्चा माल लेके आता था। इन कच्चे माल से ये वस्तुओं का निर्माण करता था और विनिर्मित वस्तुओं के लिए ये बाजार की खोज में फिर अपने उपनिवेशों में जाता था और उन विनिर्मित वस्तुओं को फिर से अपनी कॉलोनियों में बेचता था जाकर के। तो कॉलोनियाँ इस प्रकार से काम करती थी। लेकिन हुआ क्या मित्रों, लगभग इसके 100 वर्ष के बाद, लगभग 1750 चल रहा, लगभग वही 1850 के आसपास में, इस समय पे आकर के जर्मनी और फ्रांस में भी औद्योगिकरण प्रारंभ हो जाता है। जर्मनी और रूस, फ्रांस नहीं, 1850 के लगभग में आकर के जर्मनी और रूस का भी औद्योगिकरण प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ का औद्योगिकरण जब प्रारंभ हो गया तो इन देशों को भी कॉलोनी की आवश्यकता हुई। अब इनको कॉलोनी मिलेंगी कहाँ से? कॉलोनी पर तो पहले से ही ब्रिटेन और फ्रांस कब्जा करके बैठे हुए हैं पूरे विश्व पे। तो इसको लेकर ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, क्योंकि जर्मनी और रूस चाह रहे थे कि हमको भी कॉलोनियाँ चाहिए। अब कॉलोनियाँ पाने के लिए इनको ब्रिटेन और फ्रांस से युद्ध करना पड़ता, और युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि युद्ध नहीं करेंगे तो ये कॉलोनी बना नहीं पाएंगे, उपनिवेश ले नहीं पाएंगे, उपनिवेश इनको छीनने पड़ेंगे ब्रिटेन जैसे देशों से। तो कॉलोनियों को लेकर ही, उपनिवेशों को लेकर ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। एक संक्षिप्त में हमने आप लोगों को परिचय दे दिया है, बाकी जब विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। तो प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो जाता है तो ब्रिटिश चाहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि हमको भारतीयों का सहयोग मिल जाए इस युद्ध में। क्या चाहते हैं?
हमें भारतीयों का सहयोग मिल जाए इस युद्ध में। तो इस युद्ध में होता क्या, जो उदारवादी दल के नेता होते हैं, उदारवादी जो नेता होते हैं, उदारवादी का तो एकदम स्टैंड क्लियर था, क्योंकि वो तो पहले से ही स्वाभाविक समर्थक थे अंग्रेजों के। तो उदारवादी दल के नेता तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग देते ही देते हैं, वो एकदम राजी हो जाते हैं अंग्रेजों का सहयोग देने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन दूसरी तरफ बच गए नरमवादी दल के नेता, ये राजी नहीं हो रहे थे। इनको राजी करने के लिए, इनको मनाने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, वो एक पासा फेंकते हैं, एक खेल खेलते हैं। खेल क्या करते हैं, इनसे नरमवादी दल के नेताओं से कहते हैं कि अगर तुम प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दोगे तो जैसे ही हमारी जीत होगी, जीत के बाद हम तुमको स्वशासन देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, हम तुमको स्वशासन देंगे। तो ये भी लालच में आ जाते हैं, तो लालच में आकर के ये भी अंग्रेजों का साथ देना स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ मित्रों देखोगे, जो तुर्की देश है, वो तुर्की देश का जो खलीफा हुआ करता था, वो पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए धार्मिक और राजनीतिक गुरु होता था। तुर्की में जो खलीफा है, वो खलीफा पूरे विश्व के मुस्लिमों के लिए धार्मिक और राजनीतिक गुरु हुआ करता था। चूंकि तुर्की विपक्ष की तरफ से लड़ रहा था, यानी कि ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था। अब यहाँ के मुसलमानों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया कि अगर तुर्की हार गया ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन वहाँ के खलीफा को अपमानित करेगा और तुर्की को आपस में बांट लेगा। जो उसके सहयोगी थे, ब्रिटेन था, ब्रिटेन के जो सहयोगी देश थे, वो सब देश क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो इन सब चिंताओं को देखते हुए अंग्रेज बड़ा बारीकी से ध्यान देते हैं। फिर वो एक घोषणा लेकर के आते हैं, डिक्लेरेशन लेके आते हैं। उस डिक्लेरेशन का नाम था अगस्त डिक्लेरेशन। यानी कि अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा 1917। तो ये अगस्त घोषणा में अंग्रेज क्या कहते हैं, अगस्त घोषणा के तहत अंग्रेज वादा करते हैं भारतीयों से, और भारतीयों में जो उदारवादी दल के नेता इनसे वादा करते हैं कि हम जब जीत जाएंगे तो उनको प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी देंगे। प्रशासन क्या करेंगे, ज़्यादा हिस्सेदारी देंगे, यानी प्रशासन में तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे हम। और नरमवादी दल के नेताओं से वादा करते हैं कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद तुमको हम स्वशासन देंगे, यानी कि स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो यहाँ का मुस्लिम है, मुस्लिमों से कहते हैं कि जब हम जीत जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध में और तुर्की हार जाएगा, तो जीतने के बाद भी हम तुर्की के साथ में मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे, मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय था वो भी खुश हो जाता कि ठीक है, अब तो हम भी तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ देंगे। तो उदारवादी दल के नेता नरम, ऐसे देखो से, तो अगस्त घोषणा के तहत उदारवादियों, गर्मवादियों यानी गर्मवादी दल के नेता और यहाँ के मुस्लिमों का समर्थन पाने में सफल हो जाते हैं अंग्रेज। लेकिन अब एक ग्रुप बच गया भारत के अंदर, वो ग्रुप था क्रांतिकारियों का। अब क्रांतिकारी क्या सोच रहे थे, क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। क्रांतिकारी क्या कर रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। क्रांतिकारियों का मानना था यही वह उचित समय है जब हमको ब्रिटेन के शत्रु देशों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यही वो समय है जब हमको पेशावर से लेकर चटगांव तक विद्रोह कर देना चाहिए और भारत को आज़ाद करा लेना चाहिए। इसी दिशा में कुछ क्रांतिकारी नेता आगे बढ़ते हैं। तुम देखोगे इधर अफगानिस्तान में राजा महेंद्र सिंह, अफगानिस्तान में राजा महेंद्र सिंह अफगानिस्तान में प्रथम स्वतंत्र सरकार बना लेते हैं। क्या करते हैं, प्रथम स्वतंत्र सरकार बना लेते हैं अफगानिस्तान में। और दूसरी ओर अमेरिका के अंदर एक सैन फ्रांसिस्को नामक जगह है, वहाँ पर लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना
और भाई परमानंद के साथ मिल करके वहाँ पर एक पार्टी की स्थापना करते हैं। उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकड़ा, भाई परमानंद, इनके साथ मिल करके सैन फ्रांसिस्को नामक जगह है। कहाँ पे? यूएसए में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर स्थापना करते हैं किसकी? गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे, करीब सैकड़ों नेता इस प्रकार के विदेशों से और देश के अंदर क्रांतिकारी विद्रोह करना चाहते थे। क्रांतिकारी मतलब जो बम और बंदूक की भाषा पर विश्वास करने वाले नेता। इन्होंने एक योजना भी बना ली थी। ये योजना क्या थी? ये योजना ये थी कि पेशावर से लेकर के चटगांव तक एक बड़ा विद्रोह करना है और विद्रोह करके भारत को आज़ाद करा लेना है। मतलब पाकिस्तान से लगा करके चटगांव मतलब बंगाल तक, यहाँ तक एक बड़ा विद्रोह करना है। विद्रोह करके भारत को आज़ाद करा लेना है। परंतु हुआ क्या मित्रों, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है, अंग्रेजों की जीत होने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं? भारत में रॉलेट एक्ट को लेके आ जाते हैं। किसको? रॉलेट एक्ट। एक कानून था, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट को लेके आ जाते हैं। ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट का मतलब था कि जिस पर शक हो जाए ब्रिटिश पुलिस वालों को, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लो। और जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान किया गया था। कम से कम 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पे जो पकड़ा गया जो संदिग्ध व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकता था, ना वो दलील दे सकता था, ना वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता था, और ना ही कोई वकील कर सकता था अपने आप को बचाने के लिए। तो इस कानून को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। किसे? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, बिना वकील का कानून कहा जाता है। तो ये बड़ा घृणित कानून था। और एक इसमें प्रावधान किया गया था कि यहाँ पे जिस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जाएगा उस व्यक्ति की गवाही पुलिस के सामने मान्य थी। यानी कि अगर उसने पुलिस के सामने कोई गवाही दे दी है तो वो गवाही कोर्ट में मान्य होती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में पुलिस के सामने दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है, वो कोर्ट पे निर्भर करेगा माने या ना माने। लेकिन उस समय इस कानून के तहत ये प्रावधान कर दिया गया था कि पुलिस के सामने जो भी क्रांतिकारी जो गवाही दे देगा या संदिग्ध व्यक्ति जिसको पुलिस वालों ने पकड़ा है, अंग्रेजी पुलिस वालों ने पकड़ा है, वो अंग्रेजों के सामने जो भी गवाही दे देगा वो एक एविडेंस बन जाएगा और उस एविडेंस को कोर्ट मानेगी। ऐसा प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे स्थिति बहुत बुरी थी। जिस भी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जाता था वो अपील नहीं कर सकता था, यानी कि ऊपरी कोर्ट में नहीं जा सकता था, दलील नहीं दे सकता था, मतलब अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकता था, और वकील नहीं कर सकता था, मतलब अपने बचाव के लिए किसी वकील को भी, पेशेवर वकील को भी नहीं रख सकता था, पेशेवर वकील को भी हायर नहीं कर सकता था। तो बड़ा घृणित कानून था, इसकी बहुत आलोचना भी होती है। तब जब ये कानून आया तो इस कानून को लेकर के पूरे भारत में एक विरोध प्रदर्शन होने लगा। गांधी जी भी रॉलेट को लेकर के रॉलेट सत्याग्रह भी करने का मन बनाते हैं। रॉलेट सत्याग्रह यानी कि रॉलेट आंदोलन करने का मन बनाते हैं और पूरे भारत में इसको करने का प्रयास करते हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ होता है। प्रारंभ होने के बाद कुछ हिंसक घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण गांधी जी ये रॉलेट जो आंदोलन चला रहे थे इसको वापस ले लेते हैं। जब गांधी जी इस रॉलेट आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो गांधी जी की बहुत सारी आलोचना होती है, बहुत तीव्र आलोचना होती है कि गांधी जी आपने रॉलेट के तहत एक देशव्यापी आंदोलन चलाया और इसको आपने वापस भी ले लिया, ये तो गलत बात है। चलाया तो चला ही रखते। तो गांधी जी ने कहा क्योंकि मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता इसलिए मैं रॉलेट आंदोलन को वापस ले रहा हूँ। इस
जो इन्होंने रौलट आंदोलन को वापस ले लिया, इसको हिमालयन ब्लंडर भी कहा गया है। मतलब एक हिमालय के समान भारी भूल, इतनी बड़ी भूल जितना बड़ा हिमालय, तो इसको भारी भूल की भी संज्ञा दी जाती है। इसी रौलट एक्ट के विरोध में पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ये दोनों भी इसको लेकर के आंदोलन प्रारंभ करते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर सैफुद्दीन को और डॉक्टर सत्यपाल मलिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर नामक जगह पर अमृतसर नामक एक जगह है पंजाब में, वहीं पर एक जलियांवाला बाग नामक स्थान है। जलियांवाला बाग नामक स्थान है। यहाँ पर भारतीयों की एक शांतिपूर्ण बैठक बुलाई जाती है। हंसराज नामक एक व्यक्ति थे जो कि इस बैठक को बुलाते हैं। तो वहाँ पे एक शांतिपूर्ण बैठक चल रही होती है जिसमें विचार विमर्श किया जा रहा होता कि कैसे सत्यपाल और सैफुद्दीन को छुड़वाया जाए, और रौलट एक्ट को लेकर के यहाँ पर थोड़ा आलोचना भी की जाती है। उसी समय क्या होता है, एक जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति यानी कि एक अधिकारी, वो क्या करता है, जनरल डायर नाम का एक अधिकारी आता है और इस टाइप का कुछ जलियांवाला बाग होता है, इसमें बीच में एक कुआं भी होता है और यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठक चल रही होती है। तो जनरल डायर क्या करता है, इसके मुहाने पे तोप लगवा देता है और अपने कर्मचारियों से तोप और बंदूकें चलाने का आदेश देता है कि इन लोगों पर तोप दागो और बंदूकें चलाओ। तो तोप और बंदूकें चलाई जाती है तो यहाँ पे सैकड़ों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, सैकड़ों के हजार कह सकते हो, हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर जो है। और कुछ यहाँ पे जो आंदोलनकारी थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, वो कुएं में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कूदते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन बचते तब भी नहीं, इसमें भी मर जाते हैं क्योंकि अधिकारी आ करके यहाँ पर भी गोली चला देते हैं, जो अंदर थे वो भी मर जाते हैं। तो होता क्या है, जब जनरल डायर के इस कृत्य की बहुत भर्त्सना होती है, निंदा होती है, और भारत के अंदर एक आक्रोश व्याप्त हो जाता है। तो अंग्रेजों को लगता है इस आक्रोश को दबाने का एक ही तरीका है, एक कमेटी बना दी जाए जो ये जांच करेगी कि जनरल डायर ने गोली अगर ये नरसंस करवाया है, नरसंहार करवाया है, तो ये नरसंहार क्यों करवाया है। तो इस नरसंहार की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाती है। उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी नाम था उसका। अब ये हंटर कमेटी में बुलाया जाता, हंटर कमेटी क्या है, हंटर कमेटी बैठती है और इसमें ट्रायल चलता है जनरल डायर को लेकर के। अंततः होता क्या है, ये हंटर कमेटी बाइज्जत बरी कर देती है जनरल डायर को। अब जब जनरल डायर को बरी कर दिया जाता है तो उसको लेकर के और आक्रोश व्याप्त हो जाता है भारत के अंदर कि ये तो नस्लीय पक्षपात किया गया है, कि ये तो हम लोगों के साथ में एक नस्लीय भेदभाव किया गया है। जनरल डायर जिसने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये तो गलत बात है। अब देखो अंग्रेजों की चाल देखो, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारा साथ पाने के लिए हमसे क्या वादा किया था, हमसे वादा किया था कि तुमको प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी देंगे, तुमको हम सुशासन की ओर लेके जाएंगे, और जो तुर्की के खलीफा हैं उनका सम्मान किया जाएगा और तुर्की के साथ भी मित्रवत व्यवहार किया जाएगा। लेकिन हमको दिया क्या इन्होंने, हमसे अगस्त घोषणा में इन्होंने वादा क्या किया था, और वादा करने के बाद इन्होंने हमको दिया क्या, हमको दिया रौलट एक्ट, हमको दिया जलियांवाला बाग, हमको दिया हंटर कमेटी। यानी कि कथनी कुछ और करनी कुछ और। वादे हमसे बड़े बड़े किए गए थे और हमारा साथ लेने के बाद जैसे ही अंग्रेज जीत गए, जीतने के बाद तुरंत पलटी मार गए। पलटी मारने के बाद हमको ये दिया इन्होंने, और वादा हमसे किया था, हमसे भारी भरकम वादे किए थे। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हमसे भारी भरकम वादे किए, लेकिन जैसे ही जीत गए प्रथम विश्व युद्ध, जीतने के बाद हमको दिया इन्होंने रौलट एक्ट, हमको दिया इन्होंने जलियांवाला बाग, हमको दिया इन्होंने हंटर कमेटी। और दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारियों की मंशा का खुलासा हो जाता है, अंग्रेजों को पता चल जाता है क्रांतिकारियों की मंशा के बारे में। तो क्रांतिकारियों को बुरी तरह से
यानी नृशंस तरीके से क्रांतिकारियों को कुचल दिया जाता है। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका और क्रांतिकारी आंदोलन और अंग्रेजों का कृत्य भारतीयों के साथ में किया गया। अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमको झूठा प्रलोभन दे करके हमको विश्वास में लिया, और जैसे प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं, जीतने के बाद हमको क्या देते हैं, हमको रौलट एक्ट देते हैं, जलियांवाला बाग देते हैं और हंटर कमेटी देते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हम आगे बढ़ेंगे। कल हम चर्चा करेंगे गांधी जी पे और गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों पे। यदि हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को विराम देते हैं। धन्यवाद।